हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर भानु प्रताप तोमर, एमबीबीएस फ्रॉम क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी, रशिया। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है मेनोपॉज। तो टॉपिक पर बात करने से पहले मैं अपने वीडियो ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है और इतने अच्छे टॉपिक्स का इन्होंने सिलेक्शन किया है कि देखिए, इंडिया में इन टॉपिक्स पर ज़्यादा बात की नहीं जाती है, लेकिन मेरी समझ से ये गलत है। इन पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जानी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए कि महिलाओं को पता हो कि किन लक्षणों का आना स्वाभाविक है स्टेज पर और किन लक्षणों के आने पर उन्हें डॉक्टर के सलाह की ज़रूरत है। तो समझते हैं आखिर ये मेनोपॉज है क्या। यह वह स्टेज है जब एक महिला के लास्ट पीरियड को आए हुए 12 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हों। ये 40 से 50-55 की उम्र तक आता है और अगर एवरेज एज की बात करें तो इंडिया में 46 ईयर्स ऑफ एज है जब महिला मेनोपॉज की स्टेज पर आती हैं। तो देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये स्टेज है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि इसके रीज़न क्या हैं। तो एक लड़की जो है अपनी माँ की कोख से एक सीमित संख्या में एग्स लेकर पैदा होती हैं और ये जो एग्स हैं उनके प्यूबर्टी स्टार्ट होते ही यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं और यही 40 से 50-55 की उम्र आते आते जो है उनके एग्स पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और एग्स के समाप्त होते ही जो इन एग्स से निकलने वाले इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं, जो कि अपने ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, इनकी मात्रा भी कम हो जाती है। और इस मेनोपॉज में जितने भी सिम्टम्स आने वाले हैं वो सारे इन्हीं दो हार्मोन्स की कमी की वजह से आते हैं। तो ये जो मेनोपॉज है ये कोई ऑल ऑफ सडन नहीं आता है। मेनोपॉज आने से पहले का जो एक स्टेज होता है इसको हम कहते हैं पेरी मेनोपॉज। यह वह स्टेज है जहाँ पे महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, स्कैंटी पीरियड्स होते हैं जिनको लाइट पीरियड्स भी कहते हैं, जिसमें केवल लाइट स्पॉटिंग्स होते हैं। इस वक्त पे जो उनके पीरियड्स होते हैं वो उनके ड्यूरेशंस भी कांस्टेंट नहीं रहते, कभी ज़्यादा कभी कम। और इस वक्त पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर कोई महिला अपना पीरियड मिस करती हैं इस वक्त पे तो उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करवानी चाहिए। वह इसलिए कि देखिए इस वक्त पे उनके पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं, तो उन्हें यह याद रखवाना कि उनका लास्ट पीरियड कब था थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस वक्त पे जो है कई बार एग्स आ सकते हैं और महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। सो ज़रूरी है कि इस वक्त पे महिला अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें जब भी उनका पीरियड मिस हो। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सिम्टम्स क्या आते हैं इस टाइम पे। तो सबसे पहला कॉमन जो सिम्टम्स है वो है वसोमोटर सिम्टम्स होते हैं। इनमें क्या होता है, हॉट फ्लसेस एक सबसे पहला जो सिम्टम है। इस वक्त पे क्या होगा, महिलाओं को कभी कभी काफ़ी गर्मी का महसूस होएगा और कई बार उन्हें जो है रात में काफ़ी ज़्यादा पसीने आएंगे, कई बार चिल्स आएंगे। तो ये सब जो है इसकी वजह अगर की बात करेंगे तो वो ये है कि जो ये दो हार्मोन्स थे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनको कंट्रोल करने के लिए जो है महिलाओं के ब्रेन से एक दो और हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलएच, जो कि है ल्यूट्रनाइजिंग हार्मोन, एंड दूसरा है एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो एलएच है ये ब्रेन से पीरियोडिक वे में लाइक 60 टू 90 मिनट्स के इम्पल्स पे निकलता है। तो ये जो हॉट फ्लसेस आते हैं ये उन्हीं पीरियोडिक रिलीज के वक्त आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महिलाओं में एक समान सा आए ये,
किन्हीं महिलाओं में तो ये दिन में कई बार आ सकते हैं, किन्हीं महिलाओं में ये हो सकता है हफ्ते 10 दिन में एक बार आए। अगला जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उनका वीक हो जाना। जो पेल्विक फ्लोर है वहाँ पे ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जिनको लिवेटर एनाई कहते हैं। एक्चुअल में जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं इनकी इंजरीज हो जाती है कई बार एबनॉर्मल कंडक्ट ऑफ लेबर के टाइम पे। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए एक महिलाएं लेबर से गुजरती हैं कब, अपने 20s 25 इस उम्र में गुजरती हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स जो हैं ये अपने पेल्विक फ्लोर के कमज़ोर होने की जो सिम्टम्स हैं, अपने के पेल्विक ऑर्गन का प्रोलैप्स हो जाना या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये कब आ रहा है? मीनोपॉज़ के टाइम पे। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बात ये है कि जब उनके एब्नॉर्मल कंडक्ट ऑफ लेबर के टाइम जो भी अगर मसल्स या फिर नर्व्स डैमेज हो गए थे, तो उनके बावजूद भी जो है ईस्ट्रोजन जो है ये हार्मोन उन मसल्स के टोन को मेंटेन रख पाता है। लेकिन इस वक्त क्या हुआ कि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो चुका है, नर्व्स ऑलरेडी डैमेज थे और जो हार्मोन्स स्टोन को मेंटेन कर रहा था उसकी भी मात्रा कम हो गई है। तो इस वक्त पे जो है ये मैनिफेस्ट करेगा अपना पेल्विक ऑर्गन का प्रोलैप्स होना या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? तो ये है लाइक महिला अगर तेज़ हँसती हैं या फिर खांसती है उस वक्त पे यूरिन लीक हो जाना, ये है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो चलिए अगले सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये है ड्राई वेजाइना। ये जो ईस्ट्रोजन है ये वेजाइना की भी कंडीशनिंग करता रहता है, जो वहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी हेल्प करता है वहाँ पे ग्रो करने में। लेकिन इस वक्त पे जब ईस्ट्रोजन की कमी हुई तो इन बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल थे उनकी जगह जो है हार्मफुल बैक्टीरिया ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे। और दूसरा है ड्राई होने की वजह से जो है महिलाओं का इंटरकोर्स जो है वो पेनफुल हो जाता है, महिलाएं के लिबिडो कम हो जाते हैं। इसके बाद अगले सिम्टम्स की अगर बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोन्स। ये जो बोन्स हैं ये इस उम्र पे आने के बाद एस्ट्रोजन की कमी की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो आप अक्सर सुनते हैं कि इस उम्र पे जो है महिलाएं काफ़ी जो है फ्रैक्चर का शिकार होती हैं, मामूली सी चोट आने पर या गिर जाने पर उनके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्योंकि उनके बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। उसकी भी वजह यही ईस्ट्रोजन की कमी है। फिर अगले सिम्टम्स की अगर बात करें तो ये ब्रेन से रिलेटेड है। इस टाइम पे महिलाओं का मूड स्विंग होना, एंग्जाइटी, देन इंसोम्निया, ये सब भी इस वक्त पे हो सकते हैं। जो महिलाएं चिड़चिड़ापन उनमें होता है। तो इसके बाद अगले सिम्टम्स की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है हार्ट। जो ईस्ट्रोजन है ये इसको हम कार्डियो प्रोटेक्टिव बोलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मतलब मेल में इस उम्र पे जो है काफ़ी लोग कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के शिकार हो चुके होते हैं, लेकिन महिलाएं जो है इस उम्र पे ईस्ट्रोजन की जब कमी आ जाती है इसके बाद उनमें भी इन बीमारियों की इंसिडेंस देखने को मिलेंगे। इससे पहले हालांकि आपको नहीं देखने को मिलेगा इन महिलाओं में हार्ट डिजीज़ के केसेस। इसके बाद जो मैं अगले सिम्टम्स की बात करने जा रहा हूँ वो है स्किन। महिलाएं अपने स्किन को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहती हैं, लेकिन इस उम्र पे आकर ये झुर्रियाँ आना, जो रिंकलिंग्स होते हैं, ब्रेस्ट सैग कर जाना, ये सब देखने को मिलता है। इसकी भी वजह है वही ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारे जो त्वचा है, स्किन है, इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन्हें हम कोलेजन कहते हैं। तो ईस्ट्रोजन की कमी से कोलेजन भी कम हो जाते हैं। इसी वजह से जो है ये स्किन के रिंकलिंग्स होती है, ब्रेस्ट सैग हो जाते हैं। फिर अगले सिम्टम्स की बात करूँ तो ये है फेशियल हेयर ग्रोथ। देखिए अगर एक मर्द और एक
औरत को आप कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बट जो महिलाओं के जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी पतले, मुलायम और लेस डेंस होते हैं, इस वजह से वो दिखते नहीं हैं। लेकिन इस मेनोपॉज़ तक आते-आते जो है उनके ये हेयर्स जो है मर्दों के हेयर्स की तरह जो है थोड़े ज़्यादा डेंस हो जाते हैं और ज़्यादा काला हो जाता है ये। तो आपको काफ़ी प्रोमिनेंट से दिखने लगेंगे हेयर इस उम्र पर आने के बाद। फिर कई बार आप जो है इन महिलाओं के वॉइस में भी चेंजेस देखने को मिल जाएँगे, होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। तो जब हम इन सिम्पटम्स को समझ लिए हैं, तो चलिए अब आगे चलते हैं कि इनसे बचा कैसे जाए? बचना तो नहीं कह सकते बट यूँ कह सकते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करें? तो इसमें आप डाइट मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं, लाइफ़स्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं और अगर इन सभी चीज़ों के बाद भी अगर रिलीफ़ ना मिले, तो हम करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो चलिए एक-एक करके समझते हैं इनको। तो पहला है डाइट। देखिए, इस स्टेज का सबसे हमने जो है मेन रीज़न जो था ये बताया कि एस्ट्रोजन की कमी है। तो हम इस टाइम पे ऐसे डाइट्स प्रेफ़र करते हैं या उनकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए जिनमें एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो। तो सम जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि हो गया सोयाबीन, फ्लैक्स सीड्स, देन वेजिटेबल्स लाइक आपके पालक या फिर ब्रोकोली, देन लेग्यूम्स लाइक मूंग, अरहर, लेंटिल्स, उड़द, इन सब में फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है। इसके बाद हमने सिम्पटम्स में बात करी थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ेज़ की। तो इस वक्त पर जो है महिलाओं को अपने डाइट में जो है सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा कम कर देनी चाहिए, कम तला भुना चीज़ खाना चाहिए, फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। ये सारे जो हैं उनको मदद करेंगी, जो हार्ट है उनको प्रोटेक्ट करने में, जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाता है इस वक्त पे, उन्हें कंट्रोल करने में। इसके बाद हमने सिम्पटम्स में बात की थी बोन्स का वीक हो जाना। तो बोन्स वीक हो जाने को से बचने के लिए जो है हम क्या यूज़ करेंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिच डाइट लेंगे। तो कैल्शियम अधिक से अधिक मात्रा में किन चीज़ों में होती है, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं या मिल्क की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मलाई होती है उसको अवॉइड करें, क्योंकि और कई महिलाओं में इस उम्र में शिकायत रहती हैं लैक्टोस इंटॉलरेंस की, कि वो जो है दूध अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी महिलाओं को मैं कहूँगा कि मिल्क की जगह आप कर्ड ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं लाइक वॉलनट्स, पिस्ता, काजू, देन चिया, आलमंड्स, इन सब का भी सेवन करें। अच्छा रहेगा। और जो महिलाएं नॉनवेज खा लेती हैं उनको लाइक फिश लाइक टूना एंड सालमन ये भी ले सकती हैं। इसके बाद बोन से रिलेटेड ही देखिए, जो कैल्शियम है हमने डाइट में ले तो लिया, लेकिन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए जो है विटामिन डी की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमें विटामिन डी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। तो विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत आप लोग जानते ही हैं, सनलाइट। तो कुछ वक्त सनलाइट में बैठना ये भी बेनिफिशियल रहता है इन महिलाओं के लिए। तो फूड प्रोडक्ट्स के बाद जो है, जो डाइट मॉडिफ़िकेशन है, इसके बाद हम चलते हैं लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की तरफ। तो देखिए, इस वक्त पे जो है महिलाएं अपना उनके पास काफ़ी फ्री टाइम हो जाता है। एक्चुअली 40-45 की उम्र पर तक आ चुकी हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो उनके पास फ्री टाइम मिल जाता है। तो इस वक्त जो है उन्हें लाइक योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज पे ध्यान देनी चाहिए। और जैसा कि इस चैनल पे हम योगा की बात करते ही हैं,
और एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इस वक्त पे जो हमने सिम्टम्स में पढ़ा था कि पेल्विक फ्लोर जो है वो वीक हो जाता है, इसके लिए एक बहुत अच्छे एक्सरसाइज होते हैं जिन्हें हम कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं। तो मैं अपने ऑर्गेनाइजर्स को जो है बोलना चाहूँगा कि वो एक स्पेशल वीडियो जो है कीगल एक्सरसाइज पर डेडिकेट करें इन महिलाओं के लिए। वो उनके जो पेल्विक फ्लोर वीकेंड होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये वाला जो पार्ट है अपना एक्सरसाइज एंड योगा वाला, ये ऑर्गेनाइजर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। वो कृपया बनाएं एक अच्छा वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चला जाएगा फिर। तो अब हमने बात कर ली है डाइट की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। अब हम चलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। जिन महिलाओं को डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है, तब हम चलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास। वो हमें बताएंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। तो जैसा कि हमने समझ लिया है कि इस वक्त पे जो सारी की सारी प्रॉब्लम है, इसका मेन रीज़न जो है वो है ईस्ट्रोजन की कमी। और तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम करते हैं कि जो ये दो हार्मोन्स हैं इनके पिल्स या फिर और भी फॉर्म्स होते हैं उनमें हम एडमिनिस्टर करें। लेकिन इस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि यह जो थेरेपी है ये काफ़ी इंडिविजुअलाइज्ड होता है। ये वुमेन टू वुमेन वेरी करेगा। एक महिला को कितना डोज कितने ड्यूरेशन के लिए देना है वो दूसरी महिला से बिल्कुल भिन्न होगा। तो कृपया ये आप खुद से कभी ना करें, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और वो आपको सही गाइड करेंगे। लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक ज़रूर बात करेंगे। ये यूजुअली दो टाइप का हम पिल्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ये जो दो टाइप्स के पिल्स हम एडमिनिस्टर करते हैं, एक तो होता है कॉम्बिनेशन लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं उसमें, और जो दूसरा होता है वो होते हैं ईस्ट्रोजन ओनली पिल्स। तो ये जो ईस्ट्रोजन ओनली पिल्स हैं ये यूजुअली हम उन महिलाओं में यूज़ करते हैं जिनका हिस्टेरेक्टोमी हो चुका होता है, यानी बच्चेदानी उनके निकाल दिए गए होते हैं। उन महिलाओं में ईस्ट्रोजन ओनली पिल्स यूज़ किया जाता है। या फिर अगर जिन महिलाओं में केवल वेजाइनल सिम्टम्स रहते हैं लाइक ड्राइनेस एंड इन्फेक्शन, तो उनमें भी ईस्ट्रोजन ओनली मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं। ये मेडिकेशन क्रीम के फॉर्म में हो सकता है, जेल हो सकता है, इम्प्लांट हो सकता है, रिंग हो सकते हैं। और जो HRT है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यह स्टार्ट करने से पहले जो है हमें कुछ लैब टेस्ट करना बिल्कुल एसेंशियल होता है। तो जब भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो ये रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करने से पहले कुछ टेस्ट लिखेंगे, उनको आपको अवश्य ही कराना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आवश्यक है। आपको डॉक्टर विदाउट एनी रीज़न यह टेस्ट नहीं कहेगा करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनमें ये जो हार्मोन थेरेपी है जो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हमें ये टेस्ट करने बिल्कुल आवश्यक हैं। ये टेस्ट हैं CBC लाइक मेमोग्राफी, देन पेप स्मेयर, देन अल्ट्रासाउंड करते हैं हम, लीवर टेस्ट करते हैं, आपके ब्लड शुगर एंड लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, देन आपके हार्मोन्स के लेवल भी हम चेक करते हैं। तो ये सब टेस्ट कराने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि कई सारे कैंसर्स जिसके बारे में डॉक्टर जिकमित ने बात किया था इस वीडियो सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में। सो इन सब कंडीशनों में ये थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, हम नहीं दे सकते आपको। उसके बाद और भी कई डिजीज़ हैं जिनमें हम नहीं दे सकते आपको ये थेरेपी। सो ये लैब टेस्ट जो भी करवाना है बिल्कुल आवश्यक है। तो ये जो भी हमने थेरेपी की बात करी, किन्हीं महिलाओं में तो बस विद इन अ मंथ्स ये सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं और फिर दवाई बंद कर दी जाती हैं।
किन्हीं महिलाओं में कुछ सालों तक चला दिया जाता है ये दवाई, उसके बाद बंद की जाती है, बट फॉर श्योर ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है। ये नहीं चलाया जाता लाइफ लॉन्ग, बिकॉज़ इसके खुद के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन देखिए कुछ मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं इन थेरेपी के बारे में कि ये कैंसर्स वगैरह बढ़ाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो सारे ये जो टेस्ट करवाएँगे, वो इन सब चीज़ों को रूल आउट करने के लिए ही करते हैं। और आपको तब तक ही इन दवाइयों पर रखा जाता है जब तक कि ज़रूरत हो। तो टॉपिक को कंपाइल करने से करता हूँ मैं अब, और यही कहना चाहूँगा कि इस उम्र में अपने पेरीमेनोपॉज़ल और मेनोपॉज़ के स्टेज पर आने के साथ ही महिलाओं को गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। वो आपके कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे, और जो भी कैंसर्स वगैरह चांसेस होते हैं उनका जितनी अर्ली डिटेक्शन हो जाए, ये सारे क्यूरेबल रहते हैं। बट अगर इनमें देरी हो जाती है तो कई बार ये जो है अनट्रीटेबल हो जाता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं सभी महिलाओं से गुजारिश करूँगा, सभी इवन जो यंगस्टर हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने घर के जो भी महिलाएं हैं इस उम्र में, मेनोपॉज़ल एज में, उनको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करें आप, और उनको प्रोत्साहित करें कि एटलीस्ट एक बार वो डॉक्टर से मिलें, उसके बाद डॉक्टर उनको गाइड करेंगे कि आगे मिलने की ज़रूरत है या नहीं है। और जैसा कि एपिसोड 2 में डॉक्टर जिगमित ने बात करी थी कैंसर्स के बारे में, तो मैं कहूँगा अगर ये मेनोपॉज़ के बाद अगर किसी महिला में ब्लीडिंग होती है, तो इसको हम जो है पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग कहते हैं। और इनके जो रीज़न हो सकते हैं वो बिल्कुल जो है माइल्ड चीज़ें या बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं भी होती है, और कई बार ये कैंसर्स के भी सिम्टम्स होते हैं। तो इनमें हमें ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन कैंसर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी डायग्नोस्ड हो जाते हैं तो उनको हम जो है ट्रीट कर सकते हैं, और आप फुल्ली क्योर्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर इनमें देरी हो जाती है तो फिर इनक्योरेबल हो जाता है ये। तो चलिए अब वीडियो समाप्त करते हैं, और जाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इस कोविड पीरियड में ख्याल रखें अपने स्वास्थ्य का। आई होप आप सब ने वैक्सीन ली होगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू।